नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसा क्यों लिखा है वो भी अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए हमारा हमने पढ़ा था कि ग्राफिकली किसी भी डिमांड कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल समझा था, जिस एग्जाम्पल को मैं अभी एक बार आपके सामने रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर मैं आगे का टॉपिक आपको इसमें समझा दूंगा। एग्जाम्पल कुछ इस हिसाब से था कि अगर मान लो मेरे प्राइस में कुछ इम्पैक्ट जाता है तो मेरी उससे क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देन ये हम शेड्यूल, इसको हम क्या बोलते थे, हम इसको बोलते हैं कि जी ये क्या है, हमारा डिमांड शेड्यूल है। ठीक है, ये शेड्यूल है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ केसेस बता दिए। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरा प्राइस जो है, प्राइस 5 है तो मैं क्वांटिटी कितनी, एक क्वांटिटी डिमांड करूंगा। इसी तरह से अगर मान लो प्राइस 4 हो गया तो मैं क्वांटिटी डिमांड 2 करने लग जाऊंगा। प्राइस 3 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड भी मैंने बढ़ा दी। देन सिमिलरली प्राइस हमारा अगर 2 हो गया तो मेरी क्वांटिटी डिमांड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4। इसी तरह से अगर मेरा प्राइस 1 हो जाता है वो मेरी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाएगी और जो कि हो जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड 5। ठीक है, ये कुछ मेरा डिमांड शेड्यूल इस हिसाब से हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मेरा प्राइस कम हो रहा है। प्राइस अगर मेरा कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में बड़ा मतलब बढ़ोतरी आ रही है, यानी कि उसमें इंक्रीज आ रहा है। और सिमिलरली अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांड नीचे से ऊपर देखिए क्या हो रहा है, कम हो रही है। तो यहाँ देख रहे हैं आप इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप हो रही है। ठीक है, इसी डिमांड शेड्यूल को अब मैं आपको ग्राफ पे बना के एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये कुछ इस हिसाब से बनेगा आपका डिमांड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कुछ इस हिसाब से होगी। मान लो प्राइस मेरा है वाई एक्सिस पे और मेरा एक्स एक्सिस पे है मेरी डिमांड, डिमांड मेरी है एक्स एक्सिस पे। तो ये देखिए 1 2 3 5 पॉइंट्स आपने ले लिए। ये 5 पॉइंट हो गए हैं। देखिए अब इसको प्लॉट करते हैं, जो डिमांड शेड्यूल में फिगर्स हैं इसको इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये क्या कहता है यहाँ पर हमारा, अगर मेरा प्राइस 5 है तो मेरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी। प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितनी है मेरी, 1 है। ठीक है, सिमिलरली अब अगर मेरा प्राइस चेंज होकर प्राइस चला गया 4 पे तो क्वांटिटी मेरी कितनी है, क्वांटिटी हो गई 2। तो यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा 4 के सामने और 2 के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ थर्ड, अगर मान ले 3 रुपए प्राइस है तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, 3 हो गई। तो वो पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा प्राइस और डिमांड के बीच पे। देन ये सिमिलरली हमारा आ गया प्राइस 2 हो गया तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, 4 हो गई। तो प्राइस 2 हो गया तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई जी, यहाँ पर 4 आ गई। और अगर मेरा प्राइस हो गया 1 तो मेरी क्वांटिटी डिमांड आ गई 5। ठीक है, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट बन रहे हैं। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये मेरा कुछ इस हिसाब से डिमांड कर्व आ जाएगा, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये मेरा स्लोप हो रहा था डाउनवर्ड, ये क्या हो रहा था, स्लोप कर रहा था डाउनवर्ड्स। ठीक है, और इसके अलावा और क्या मैंने बताया था, चलो अभी फिलहाल यही कि ये डिमांड कर्व जो है वो स्लोप कर रहा था डाउनवर्ड, और यहाँ पर था हमारा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, आप देख रहे हो यहाँ पर पॉइंट, अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरा प्राइस कम हो रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, वो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, बढ़ रही है। प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। मान लो आपका जो फर्स्ट टाइम आपका प्राइस था वो था यहाँ पर, यानी कि 3 रुपए प्राइस था और 3 रुपए आपकी क्वांटिटी डिमांड आप कर रहे थे। अब मान लो नई सिचुएशन आई है तो बोल रहे हैं कि जी प्राइस जो है ना आपकी कमोडिटी का वो कम हो गया है। मान लो आपका प्राइस हो गया 2 रुपए,
तो जब 2 रुपए आपका प्राइस हो गया तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी डिमांड जो है वो 4, डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड हो गई 4। तो आप देख रहे हो कि पहले आपका पॉइंट कहाँ था इस डिमांड कर्व के ऊपर, यहां पर ये पॉइंट ए, अगर मैं इसको लिख देता हूं पॉइंट ए यहां था। तो अब कहां पर है आपका जो न्यू पॉइंट है, वो है पॉइंट बी पे। तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये हमारा एक्सपेंशन, ये डिमांड कर्व के अंदर क्या हुआ, ये पॉइंट कहां से कहां पहुंच गया, ए से बी पे पहुंच गया ये पॉइंट यहां पर कुछ। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, ये मूवमेंट हुआ डिमांड कर्व पे, ये डिमांड कर्व पे मूवमेंट हुआ है। यही तो हम पढ़ रहे थे कि मूवमेंट क्या होगा डिमांड कर्व पे। ये जो मूवमेंट मेरा डाउनवर्ड होता है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कि ये एक्सपेंशन हुआ है डिमांड का। ठीक है, तो अच्छा इसको हम देख भी लेते हैं, क्या सही बोल रहा हूं मैं या नहीं बोल रहा। देखिए 3 रुपए प्राइस था तो मेरी डिमांड कितनी थी, 3 थी। प्राइस कम हो गया, 2 रुपए हो गया, तो मेरी डिमांड कितनी हो गई, 4। तो क्या मेरी डिमांड बढ़ रही है, 3 से 4 हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो यानी कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जो मैंने आपको बोला है वो वर्ड बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल। ए से बी में यानी कि डाउनवर्ड जब भी मेरा डिमांड कर्व पे मेरा पॉइंट जाएगा तो वहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट कभी भी डाउनवर्ड होगी तो वो हो क्या क्या होगा, वो हमारा एक्सपेंशन होगा डिमांड का। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोल देते हैं, मैंने आपको समझा ही दिया है। सिमिलरली मैं आपको कहता हूं सिमिलरली मैं आपको कहता हूं कि पहले आपका पॉइंट जो ए है, ये ओरिजिनल पॉइंट मान लेते हैं, इसको हमने क्या बोला है, ये है ओरिजिनल पॉइंट, ये ओरिजिनल पॉइंट है जो ओरिजिनल था। अब मैं बोलता हूं एक और कंडीशन देकर आपको कि आपका जो प्राइस पहले था वो कितना था ओरिजिनल, 3 रुपए था। तो आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 3 रुपए क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। अब मैं आपको बोलता हूं नई सिचुएशन आई है मार्केट में और आप जो इसका प्राइस है इस कमोडिटी का, वो प्राइस हो गया है ज्यादा, और वो प्राइस ज्यादा होकर कितना पहुंच गया है, वो 4 रुपए प्राइस पहुंच गया है। तो क्या अब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, 4 रुपए प्राइस पहुंच गया है, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड में जरूर कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे भी देखूं, 3 रुपए से जब मेरा प्राइस बढ़ गया 4, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, 2 हो गई। तो चलिए यहां पर प्लॉट करते हैं हम, जहां ये हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ये नया पॉइंट जो है मैं इसको नाम दे देता हूं पॉइंट नंबर सी। यहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट आप देख रहे हो, ओरिजिनल के कंपैरिजन में मैं इस मूवमेंट को देख रहा हूं ए से सी पर। यहां हो क्या रहा है, यहां हो रहा है अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है। अब देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कमी आ रही है। ठीक है, कम हो रहा है, मेरी डिमांड कम हो रही है। अब देखते हैं क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा। मेरी जो डिमांड 3 थी वो कम होकर कितनी हो गई है, 2। तो डिमांड तो कम हुई है बिल्कुल, इसका मतलब मैंने जो बोला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कम होना डिमांड का, वो बिल्कुल सही बोला है। तो डिमांड कब कम होती है मेरी, जब मेरा मूवमेंट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ रहे हो यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली exactly? यहाँ पर मैंने आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये समझाया कि ओरिजिनल प्राइस मान लो किसी कोमोडिटी का 3 रुपए है, और ओरिजिनल उसकी जो क्वांटिटी है वो मान लो 3 रुपए की है, वो 3 रुपए क्वांटिटी डिमांड भी है। डिमांड कर्व हमें पता है कि भाई स्लोप डाउनवर्ड होता है, स्ट्रेट लाइन होती है कुछ इस प्रकार से। ये मैंने डिमांड कर्व यहाँ पर बना दिया, और ये मैंने देखा कि जी डिमांड कर्व पे ये पॉइंट ए पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरी जो करंट सिचुएशन है। फिर मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई, एक सिचुएशन वो बताई जब मेरी जो प्राइस जो है मेरी कमोडिटी का वो कम हो रहा था, कम हो रहा था, तो उसके वजह से क्या होना चाहिए, हमारा लो डिमांड अप्लाई होता है तो
प्राइस कम होता है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व पे पॉइंट नंबर बी बन, वो पॉइंट बी बन गया एक और हमारा। पॉइंट बी कैसे बना, वो क्या पॉइंट के ए के ऊपर है या नीचे है, वो नीचे है। तो नीचे है तो यानी कि मूवमेंट कहाँ हुआ उस पॉइंट का, मूवमेंट हो गया डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो गया। ओरिजिनल पॉइंट के कंपैरिजन में देखा तो हमने क्या देखा है, यहाँ पर डिमांड का एक्सपेंशन हो गया। डिमांड जो पहले मैं 3 क्वांटिटी की कर रहा था वो अब 4 क्वांटिटी की डिमांड कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं देखा जाए दूसरी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, उस सिचुएशन में मैंने आपको बोला कि प्राइस जो है वो प्राइस बढ़ गया है। प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो मेरा प्राइस पहले 3 रुपए था वो अब प्राइस हो गया मेरा 4 रुपए। और 4 रुपए प्राइस होने की वजह से क्या हुआ, जो पहले मेरी क्वांटिटी डिमांड 3 हुआ करती थी वो अब मेरी क्वांटिटी डिमांड कम होकर 2 बन गई है सिर्फ। तो 2 बन गई है तो मैंने क्या देखा कि मेरा मूवमेंट क्या हुआ, पॉइंट नंबर सी जो डिमांड कर्व पे आ रहा है, तो वहां पर मैंने देखा कि ओरिजिनल पॉइंट के कंपैरिजन में मूवमेंट जो है वो मेरा अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। अपवर्ड मूवमेंट क्या है मेरा, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई है। तो हमने बिल्कुल सही देखा कि जी क्वांटिटी डिमांडेड ओरिजिनली जो थी वो मेरी 3 थी और अब 2 हो गई है। तो यानी कि क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है। तो यहाँ हमने ये टॉपिक समझ लिया है कि जिसमें हमने आपको बताया कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कुछ किस हिसाब से होती है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किस हिसाब से हो रही है। और क्या इस, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी मेरी मूवमेंट होगी डिमांड कर्व पे तो क्या हो रहा होता है एग्जैक्टली, वहां होता है चेंज। किस चीज में चेंज होता है, वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा होता है। तो आप यहाँ पर समझ गए हैं कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है जब भी मेरी डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रही है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं अब हम। तो जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या फिर ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चेंज इन डिमांड। क्यों लिखा है वो आपको अभी रीजन समझ आ जाएगा जैसे मैं समझाना शुरू करूंगा। देखिए जो बिगनिंग ऑफ द क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर डे 1 पे मैंने आपको कुछ चीज समझाई थी। आपको डिफरेंस मैंने बताया था दो टर्म्स के बीच में। कौन कौन सी दो टर्म के बीच में, एक था हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरी टर्म कौन सी थी मेरी, चेंज इन डिमांड। मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी और इनके बीच में डिफरेंस भी मैंने आपको समझाया था। तो चलो एक बार फिर से इसके ऊपर देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं कि ये दो चीजें हैं क्या, इन दोनों का मतलब है क्या एग्जैक्टली। ठीक है मान लो कोई भी कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स, अगर उस कमोडिटी एक्स का डिमांड जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ड्यू टू रीजंस अदर देन, किसके अलावा, यानी कि बढ़ क्यों रही है, किसी रीजन के वजह से जो कि इसके अलावा है। किसके अलावा है, अदर देन चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि अगर मेरी किसी भी कमोडिटी की, मान लो कमोडिटी एक्स है, मान लो कमोडिटी एक्स है, उस कमोडिटी एक्स की डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, किसी भी रीजन के वजह से। लेकिन वो रीजन क्या नहीं होना चाहिए, वो रीजन मेरा खुद इस कमोडिटी एक्स का प्राइस, यानी कि कमोडिटी जो एक्स है मेरी, उस एक्स का प्राइस, कमोडिटी एक्स का प्राइस जो है उसमें चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे। कमोडिटी एक्स जो है उसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, फिर भी अगर मेरी डिमांड के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो होगा मेरा चेंज इन डिमांड। लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था इस क्लास में, लास्ट टॉपिक में। तो उसमें था क्या, हमने क्या देखा, उसमें देखा था हमारा कि हमारी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। वो बढ़ क्यों रही थी,
क्योंकि जो मेरी कोमोडिटी एक्स है उस कोमोडिटी एक्स के प्राइस में हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट हमने देखी है, या फिर अगर मेरा प्राइस यहां पर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही थी। तो ये क्या था हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्यों चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने यहाँ पर बोला, क्योंकि जो मेरी क्वांटिटी है उसके प्राइस के वजह से मेरी डिमांड पे इंपैक्ट पड़ रहा था। तो ये कहा जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड कब कहेंगे, जब मेरी जो कमोडिटी है एक्स उसके प्राइस के अलावा, इस कंडीशन के अलावा अगर किसी और वजह से मेरा जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो इस चीज को समझाना बहुत जरूरी था, ये टॉपिक समझाने से पहले आपको शिफ्ट इन डिमांड कर्व वाला। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको अब एक डिमांड कर्व बना के दिखाता हूँ कि कैसे शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। तो आपको मैंने यहाँ पर समझा तो दिया ही है कि चेंज इन डिमांड कब होता है। चेंज इन डिमांड होता है कि मेरी डिमांड चेंज हो रही है। किस वजह से चेंज हो रही है डिमांड, डिमांड चेंज हो जो रही है वो रीजन हो रही है। रीजन क्या है उसके पीछे, रीजन है अदर देन, इसके अलावा, किसके अलावा, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, यानी कि जो मेरी कॉमोडिटी है उसके प्राइस के अलावा किसी और वजह से, किसी भी अदर फैक्टर के वजह से हमारा चेंज हो रहा है डिमांड में, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर चेंज इन डिमांड। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं उस फैक्टर को भी देख लेते हैं हम, जिसके वजह से हमारा शिफ्ट होगा डिमांड कर्व के अंदर। तो देखिए वो फैक्टर्स वो कौन से सकते हैं, मैं आपको लिस्ट आउट करा देता हूँ। ये सभी फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए भी थे। चेंज, चेंज इन, किस में चेंज हो रहा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, दूसरा हो सकता है चेंज मेरा हो रहा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के वजह से। हो सकता है चेंज मेरा है चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की इनकम के वजह से चेंज हो रहा है। हो सकता है ये चेंज है, चेंज डिमांड में है ड्यू टू चेंज इन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। हो सकता है इसके पीछे का रीजन है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशंस है मेरी ऑफ चेंज इन प्राइस। कब प्राइस चेंज होगा, चेंज आज की नहीं बोल रहा मैं, प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर में कभी चेंज होगा उसके वजह से आज मेरी चेंज हो रही है डिमांड। ठीक है, रीजन हो सकता है इसके पीछे चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में चेंज है उसके वजह से मेरी डिमांड चेंज हो रही है। इसके पीछे वजह हो सकती है चेंज मेरा इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, रीजन इसके पीछे लास्ट रीजन ये भी हो सकता है कि चेंज इन सीजन एंड वेदर, इस वजह से भी मेरी डिमांड चेंज हो सकती है। तो अब मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं, ग्राफ के ऊपर दिखाता हूं कैसे मेरा शिफ्ट होता है डिमांड कर्व के अंदर।
तो ये एक नॉर्मल मैं आपको एक डिमांड बना रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ डिमांड कर्व की। ये मान लीजिए ये मेरा प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस P0, ठीक है। और जब मेरा P0 प्राइस होता है तो उस वक्त मेरी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो होती है Q0, यानी कि इतनी मैं क्वांटिटी डिमांड करता हूँ। तो अगर देखा जाए मेरी क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर है, तो मेरा जो डिमांड कर्व है, जो मेरी डिमांड होती है वो डिमांड कर्व को टच ही तो करेगी, डिमांड कर्व को हमेशा टच करती है, हमने देखा था। तो और मेरा जो डिमांड कर्व होता है वो स्लोप होता है डाउनवर्ड, ये कुछ इस हिसाब से यहाँ टच करते हुए इस हिसाब से डिमांड कर्व है मेरा। ये हो गया मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व, जिसको मैंने कर दिया नाम दे दिया D0। अब क्या हुआ कि मेरी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। डिमांड हो सकता है मेरी बढ़ रही हो और डिमांड हो सकता है मेरी कम हो रही हो, ठीक है। लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि प्राइस तो मेरा जो है वो ही रहेगा, मेरी डिमांड में चेंज हो रहा है। हो सकता है मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज होके कम हो रही है, तो चेंज होके कम हो रही है, इसको मान लो मैंने नाम दे दिए Q2, और जो बढ़ रही है उसको मैंने नाम दे दिया Q1, ठीक है। यहाँ पर डिमांड कम हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। अब देखिए क्या ये पॉइंट, मैंने बोला कि प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर मेरे प्राइस में इंपैक्ट आता तो ये इसी डिमांड कर्व पे यहां कहीं ये पॉइंट होता जहां पर मेरी क्वांटिटी डिमांड 1 है, और उसका मतलब क्या होता कि प्राइस मेरा यहां पर कम हो गया, यहां पर कहीं प्राइस होता फिर मेरा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आपसे रिपीटेडली कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया, कमोडिटी एक्स की जो प्राइस है उस प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। तो होगा क्या, ये क्वांटिटी मैं इसको देखता हूं ये कहां पर प्लॉट होगी। मैंने इसको बनाया और देखा कि जी यहां पर कहीं आ रहा है, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है, तो फिर ये पॉइंट कहां पर बनेगा। इसको मैं एक्सटेंड कर दिया, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट यहाँ पर है इस ओरिजिनल डिमांड कर्व पे, इसको मैंने एक्सटेंड करते हुए आगे ले गया और मैंने देखा यहाँ पर ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही मेरी क्वांटिटी डिमांड होगी, वहीं पर मेरा एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन होगा इनका। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या मेरा ये डिमांड कर्व पे आ रहा है, ओरिजिनल डिमांड कर्व पे ये पॉइंट कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली, मेरी डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन प्राइस वही है। तो यहाँ पर मेरा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा, वो जो डिमांड कर्व है वो मेरी डिमांड अब बढ़ने की वजह से मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। तो पहले ओरिजिनल डिमांड कर्व के रेस्पेक्ट में इस नए डिमांड कर्व को बना लेते हैं। तो ये मैंने देखा कि जो मेरा डिमांड कर्व है वो कुछ यहाँ पर आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया D1। अच्छा देखिए अब हो क्या रहा है, ओरिजिनल डिमांड कर्व के रेस्पेक्ट में जो मेरा न्यू डिमांड कर्व अब मैंने D1 बनाया है वो हुआ क्या है, उसमें उसमें एक राइटवर्ड शिफ्ट आ गया। जो मेरी नई डिमांड कर्व है वो डिमांड कर्व मेरा राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, बिल्कुल हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड मेरी जो है वो बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने की वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पर मेरा जो कर्व है वो मेरा राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा इस डिमांड कर्व पे, मूवमेंट क्या होता है विद इन ओरिजिनल डिमांड कर्व ही मेरा मूवमेंट होता कहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है शिफ्ट हो गया, डिमांड कर्व ही मेरा चेंज हो गया, यहाँ पर डिमांड कर्व मेरा D1 आ गया है। तो ये है मेरा राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि मेरा प्राइस जो है वो P0 ही रहेगा और मेरी क्वांटिटी डिमांड किसी रीजन की वजह से, किसी फैक्टर की वजह से कम हो रही है, तो अब मैंने क्या नोटिस करा कि ये पॉइंट कहीं यहां जाके मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है मेरे प्राइस से, ओरिजिनल प्राइस से। तो जब मैंने इसके लिए डिमांड कर्व बनाया तो मैंने क्या पाया, मैंने देखा कि जो डिमांड कर्व D2, नया डिमांड कर्व जो है उसका नाम मैंने दे दिया D2। तो वो D2 जो है ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल के एस्पेक्ट में वो लेफ्ट शिफ्ट हो गया। क्या हो गया उसमें, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, बिल्कुल जी लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो यहां पर क्या हुआ है, मेरा डिमांड कम हो रही है। तो अब यहां पर आपको पता लगा कि जो मेरे अदर फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, तो
तो उस केस के अंदर मेरा जो डिमांड कर्व है, ओरिजिनल डिमांड कर्व, वो शिफ्ट हो जाता है। और अगर वो मेरा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है, मेरा क्वांटिटी जो है वो मेरी चेंज हो रही है और वो क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी बढ़ रही है। और अगर मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो रही है, प्राइस मेरा कांस्टेंट रहा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारे इस टॉपिक के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और ब्रैकेट में मैंने लिखा था चेंज इन डिमांड। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं हमारे, वो होते कौन से हैं? वो गुड्स जो कि हमारा एक दूसरे की प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन मेरे को उनसे मिल जाएगी, सेम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, वो गुड्स होते हैं मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टी एंड कॉफी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। स्टिल मैंने आपको बता दिया सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। वो गुड्स जो कि एक दूसरे की जगह पर भी यूज कर सकते हैं, मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है यहाँ पर टी एंड कॉफी का। सेम एग्जाम्पल देते हुए मैंने आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में मैंने क्या समझाया है कि देखिए कैसे मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर अगर कोई भी उसके प्राइस में चेंज होता है, कभी भी मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई चेंज होता है तो उसके वजह से मेरे अनदर गुड्स की जो डिमांड है उस पर क्या इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मेरा गुड्स जो है वो अगर कॉफी है, कॉफी के प्राइस अगर कॉफी का प्राइस अगर पी है, एग्जाम्पल पी, कुछ भी प्राइस हो सकता है ये, तो जब कॉफी का प्राइस पी होता है उस वक्त मेरी कॉफी की टी की डिमांड क्या होती है, क्यू होती है। मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पे कॉफी को रखा है और एक्स एक्सिस पे रखा है टी की डिमांड को। कॉफी के प्राइस को वाई एक्सिस पे रखा है, किसको, प्राइस को। यहाँ पर टी की डिमांड को रखा है मैंने एक्स एक्सिस पे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब मेरे कॉफी का प्राइस, कोई भी प्राइस है, तो उस वक्त मेरी टी की डिमांड जो है वो क्यू है। जैसे ही मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, तो उस केस के अंदर मैंने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो मेरे टी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा, कि टी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो आपको ये देखना है कि, सॉरी ये डायग्राम जो है वो गलत बन गया है, डायग्राम मैं आपको दूसरा बनाता हूँ। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, जब मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उस केस के अंदर क्या होता है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका तो प्राइस नहीं बढ़ा ना, उसका प्राइस तो कांस्टेंट था, तो उसका प्राइस वही है। तो अब लोग क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल गुड्स है उसको ना परचेज करके सब्स्टिट्यूट गुड्स परचेज करना शुरू कर देंगे, जिसके वजह से सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड के अंदर क्या आएगा, चेंज आ जाएगा और वो डिमांड बढ़ जाएगी। तो वही मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या डायग्राम उसका बनेगा। ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं डिमांड, किसकी डिमांड ले रहा हूं मैं, डिमांड ऑफ टी। टी एंड कॉफी ही सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो इस वजह से मैं उसकी डिमांड ले रहा हूं। यहाँ पर प्राइस ले रहा हूं, यहाँ पर वाई एक्सिस पे किसका, प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी का प्राइस क्या होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरा कॉफी का प्राइस मान लो पी है, तो उस केस के अंदर जो मेरी जो डिमांड है टी की, वो मान लो क्यू है। कोई भी प्राइस अगर मेरा है उस पे मान लेते हैं हम कि डिमांड जो है मेरी टी की वो क्यू है, क्यू डिमांड है मेरी टी की। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने देखा कि जैसे ही मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया और बढ़ के क्या हो गया, P1, बढ़ के क्या हो गया, P1 हो गया, तो क्या मेरे टी की डिमांड पे कोई इंपैक्ट जाएगा, बिल्कुल इंपैक्ट जाएगा। टी की डिमांड पे कुछ इसी हिसाब से इंपैक्ट जाएगा कि उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। डिमांड क्यों बढ़ जाएगी जी, टी की डिमांड कैसे बढ़ रही है, जब मेरा प्राइस तो मेरा कॉफी का बढ़ा है तो कॉफी की डिमांड कम होगी, बिल्कुल होगी। अभी वही मैंने आपको समझाया था, कॉफी की डिमांड कम हुई तो क्या हुआ,
अब कॉफी जो कंज्यूम कर रहे थे लोग, वो अब क्या कंज्यूम करेंगे, वो टी कंज्यूम करना शुरू करेंगे। टी कंज्यूम करना शुरू करेंगे क्योंकि टी की प्राइस जो है रिलेटिवली कॉफी के कंपैरिजन में अब कम है, तो टी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर टी की डिमांड बढ़ गई जी। तो ये टी की डिमांड बढ़ गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डिमांड जो बढ़ गई है, तो यहाँ पर हुआ क्या है, कुछ यहाँ से इस हिसाब से इनको अगर मैं कनेक्ट करूं, तो ये मेरा डिमांड कर्व है। जो मेरी डिमांड है वो प्राइस अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का बढ़ रहा है, तो मेरी डिमांड जो टी की है वो भी बढ़ रही है। यही बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर नोटिस किया जाता है। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, अपने लास्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मर्ज करके मैं आपको ये बताता हूँ कि कब मेरे डिमांड कर्व में चेंज आ जाए, कब मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो चेंज हो रहा है मेरा प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए मैंने ऊपर वाले एग्जांपल जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, वहां पर क्या लिया है, प्राइस लिया है कॉफी का, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, और डिमांड ली है दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अब मैं आपको नया टॉपिक इसके अंदर ही, इसी का एक पार्ट है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, उसके अंदर मैं आपको नया ग्राफ दिखाऊंगा। वहां पर क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर मेरे प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, उसमें कोई चेंज हो रहा है, बेशक हो सकता है वो बढ़ रहा है या हो सकता है वो कम हो रहा है, तो उसके वजह से क्या मेरा डिमांड पे, अदर गुड्स की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो सेम ऊपर वाले ग्राफ की तरह यहाँ पर मैंने बनाया डिमांड, डिमांड किसकी, टी की डिमांड, टी की डिमांड, प्राइस, प्राइस किसका, कॉफी का प्राइस। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ओ सॉरी, कॉफी का तो ऊपर ही मैंने आपको समझा ही दिया था ये चीज। तो अब यहाँ पर भी मैं लेता हूं टी की डिमांड और टी का प्राइस। देखिए हुआ क्या था, जो मेरा प्राइस था टी का वो पी था, और डिमांड क्या है, क्यू है। ये मैंने इनको मर्ज कर दिया, यहां पर कुछ इस हिसाब से आके मर्ज हो गया। अब दूसरा क्या हुआ, मान लो मेरे कॉफी का प्राइस बढ़ गया, किसका प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, किसका, कॉफी का। कॉफी का प्राइस बढ़ा तो क्या होगा, कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी कम। ठीक है, अब जब कम हो रही है डिमांड, जो लोग पहले कॉफी कंज्यूम करते थे अब क्या करेंगे, वो कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे, नहीं, अब वो शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे, टी पर, टी पर शिफ्ट हो जाएंगे। टी की डिमांड क्या होगी, अब टी ज्यादा कंज्यूम की जा रही है तो टी की डिमांड बढ़ रही है। तो क्या टी के प्राइस में कोई इंपैक्ट गया था इसके वजह से, प्राइस में कोई इंपैक्ट गया, नहीं, टी के प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं गया। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने क्या देखा, Q जो मेरी ओरिजिनल डिमांड थी और P जो मेरा प्राइस ओरिजिनल था टी का, वो प्राइस तो वही है। अब मेरी जो, जैसे ही प्राइस मेरा बढ़ा कॉफी का, कॉफी का प्राइस बढ़ने के साथ ही मेरी डिमांड जो है टी की वो बढ़ गई, वो डिमांड बढ़ गई, Q1 हो गई। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, जो मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व था वो कुछ यहां पर था, डी, ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब वो क्या हो रहा है, उस डिमांड कर्व में वो चेंज हो गया, D1 हो गया। क्या हुआ यहाँ पर, शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। क्या हुआ यहाँ पर, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं, अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में यहाँ पर इंक्रीज, हमने क्या कौन सी केस देखा है यहाँ पर, इंक्रीज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, मेरा जो टी, कॉफी के प्राइस में चेंज होने की वजह से टी की डिमांड बढ़ गई है, प्राइस टी का उतना ही था। तो यहां पर एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, मेरे जो डिमांड कर्व है टी का वो शिफ्ट हो गया। शिफ्ट कहां पर हुआ, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपको अपोजिट केस समझाता जिसपे डिक्रीज हो रहा है, वहां पर क्या होता, प्राइस अगर मेरा कॉफी का कम हो जाता तो लोग अब कॉफी परचेज करेंगे, जो पहले चाय पी रहे थे वो भी अब कॉफी परचेज करना प्रेफर करेंगे। तो ऑब्वियसली सब कॉफी परचेज करेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और मेरे टी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा, उससे टी की डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर टी की डिमांड Q2 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और जो प्राइस है, प्राइस तो वही रहेगा, तो डिमांड कर्व कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा, मेरा डिमांड कर्व आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा उस केस के अंदर मेरा
डिमांड टी की टी का डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज समझ आ गई कि कैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस होता है, तो उससे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे अदर गुड्स के ऊपर। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? हमारे वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं, उन गुड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका मतलब भी बताया था और साथ में एग्जांपल भी दिया था, मैं वो एग्जांपल आपको रिपीट कर देता हूं। एग्जांपल है से शुगर एंड टी, शुगर एंड टी। अब हम क्या है कि जब चाय को कंज्यूम करते हैं तो शुगर भी उसके साथ यूज करते हैं, दोनों को साथ में यूज किया जाता है। तो ऐसे गुड्स होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए अब इसको है ना ग्राफ पे देखते हैं कि कैसे इस पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए मान लो मैंने यहाँ पर y एक्सिस पे देता हूं प्राइस ऑफ शुगर, मैंने मेंशन कर दिया प्राइस ऑफ शुगर। तो मैंने x एक्सिस पे मेंशन करा है डिमांड इन डिमांड ऑफ टी। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा प्राइस शुगर का P जो है वो कोई भी क्वांटिटी कोई भी प्राइस है अगर शुगर का, तो उस पे मान लेते हैं हम कि क्वांटिटी जो मेरी है वो क्वांटिटी है Q, वो क्वांटिटी है Q, टी की क्वांटिटी हो गई Q। तो ये मान लिया ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं एक साथ यूज किए जाते हैं, तो मान लो नया प्राइस जो है वो मेरा P1 है। तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्राइस अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बढ़ता है तो मेरे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट जाता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया, शुगर का प्राइस बढ़ गया, तो उससे क्या इम्पैक्ट गया, उससे इम्पैक्ट ये गया कि जो मेरी टी की डिमांड है ना, टी की डिमांड वो कम हो गई है। ठीक है, प्राइस मेरा बढ़ गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, तो उससे टी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आया, उसकी डिमांड कम हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस के अंदर। तो अब हम समझ लेते हैं दूसरा भी केस जहां पर अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस से हमारे गुड्स पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है। यहां पर मैं आपको समझाता हूं चेंज इन प्राइस, एक और ग्राफ जहां पर मैं दे रहा हूं आपको चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक केस मैंने ले लिया इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहां से देखते हैं हमारे जो टी है उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो ये मैंने देख लिया, यहां पर ले लेते हैं हम प्राइस, यहां पर किसका प्राइस ले रहे हैं हम, टी का प्राइस। ठीक है, और यहां पर डिमांड ले रहे हैं, डिमांड किसकी ले रहे हैं, यहां पर टी की डिमांड लेंगे हम। ठीक है, और अब यहां पर समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस को इंक्रीज होने की वजह से हमारे टी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट जाता है। ये मान लेते हैं ओरिजिनल कंडीशन कुछ इस हिसाब से है, पी हमारा जो है वो है टी का प्राइस, और डिमांड क्यू जो है वो मेरी वो है डिमांड हमारे टी की। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पर मेरा डिमांड कर्व पहले वाला ये आ रहा था डिमांड कर्व। अब क्या हुआ कि जैसे ही मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज वाला केस देख रहे हैं हम, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया, क्या मेरे टी के प्राइस में कोई इंपैक्ट आएगा उससे, नहीं, प्राइस तो यही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो उससे मेरे गुड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी डिमांड कर्व हो जाएगी, कैसे कम होगी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था।
तो ये देखिए डिमांड कर्व जो ओरिजिनल ये था, अब उसकी डिमांड जो है टी की वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि मेरा प्राइस जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का वो बढ़ गया, तो डिमांड अब यहाँ आ गई। तो अब न्यू डिमांड कर्व क्या हो गया हमारा? D1 ये हो गया। तो यहाँ हो क्या रहा है? शिफ्ट हो गया हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट हुआ है? वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ समझ आया आपको कि अगर मेरे प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बढ़ रहा है तो मेरे डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, जिसका मतलब क्या है? मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है टी की वो कम हो रही है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा इसके साथ खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ डिमांड। कितनी तरह की डिमांड होती है? पहली डिमांड होती है मेरी प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड, तो देखिए प्राइस डिमांड में क्या होता है? यहां पर दो चीजों का, देखिए कोई भी मैं डिमांड बता रहा हूं ना, तो दो चीजों का यहाँ पर रिलेशन है। दो चीजों का रिलेशन बता रहा हूं, यानी कि मैं यहाँ पर किस किस चीज का यहाँ पर प्राइस डिमांड में रिलेशन है? एक है मेरा प्राइस का, और दूसरा किस चीज का है? दूसरा है मेरा डिमांड का। ठीक है, पहला किस किन दो चीजों का रिलेशन है यहाँ पर? प्राइस का और डिमांड का। किसके प्राइस और डिमांड का? कमोडिटी एक्स के प्राइस का और डिमांड का यहाँ पर रिलेशन बताते हैं, जो वो होता है हमारा प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या हो गया? हमारे रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। यहां पर मान के चलेंगे अदर फैक्टर्स मेरे जो भी हैं वो कांस्टेंट है। ठीक है, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड के अंदर यहां पर क्या हो जाएगा? दूसरा क्या है हमारा? इनकम डिमांड। ठीक है जी, ये हो गई इनकम डिमांड। तो इनकम डिमांड में क्या होता है? इनकम डिमांड में होता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन, यहां पर भी क्या है? रिलेशनशिप है। किन चीजों के बीच में रिलेशन बताता है ये? दो चीज, कोई भी डिमांड दो चीजों के बीच में रिलेशन बता रही है, तो यहां पर रिलेशन बता रहा है ये इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो इनकम डिमांड क्या बताती है हमारी? इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, देन तीसरी होती है हमारी एक क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड किन चीजों के बीच में रिलेशन बताती है? ये भी रिलेशन बताएगी। किन चीजों के बीच में रिलेशन बताती है? ये रिलेशन बताती है दो चीजों के बीच में, जो कि है डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी, डिमांड ऑफ कमोडिटी, और किसके साथ बता रही है रिलेशन? ये रिलेशन बता रहा है प्राइस। किसके प्राइस के साथ? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के साथ। इन दोनों का रिलेशन जो होता है वो होता है क्रॉस डिमांड। ठीक है, देन फोर्थ फोर्थ टाइप की डिमांड कौन सी होती है? जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड ये दो चीजों के बीच में अगेन रिलेशन बता रही है। किस चीज के बीच में रिलेशन बता रही है? देखिए जॉइंट डिमांड वैसे मैं आपको बताता हूं होता क्या है। जब दो या उससे ज्यादा गुड्स डिमांड किए जाते हैं एक साथ, किस चीज के लिए? किसी एक पर्टिकुलर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट डिमांड। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं इसका आपको। डिमांड शुगर की हो गई, मिल्क, टी, तो इन सब चीजों की डिमांड जो होती है एक साथ अगर डिमांड की है हमने, तो वो क्या हो गई? जॉइंट डिमांड। मान लो मेरे को चाय बनानी है, एग्जाम्पल, टी प्रिपेयर करनी है। टी प्रिपेयर करने के लिए मेरे को किस किस चीज की जरूरत है? मिल्क की जरूरत है, मेरे को शुगर की जरूरत है, ठीक है, और किस चीज की जरूरत है मेरे को? मेरे को टी की भी जरूरत है। ठीक है, इन तीनों चीज की जरूरत है, इन तीनों चीज को एक साथ चाहिए टी बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया? हमने किस चीज की डिमांड की है टी में? ज्वाइंट डिमांड की है, मिल्क की, शुगर की और टी की। ठीक है, ये हो गई ज्वाइंट डिमांड। एक होती है हमारी कॉम्पोजिट डिमांड। ठीक है, कॉम्पोजिट डिमांड क्या कहती है?
जब भी कोई कमोडिटी एक से ज्यादा यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं, कोई भी कमोडिटी एक से ज्यादा एस्पेक्ट में यूज की जा सकती है, तो उसको कहेंगे हम कॉम्पोजिट डिमांड। यहां पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। यहां पर मैं एग्जांपल दे देता हूं कि डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कर रहा हूं तो वो कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है? वो एसी चलाने के लिए यूज की जा सकती है, वो टीवी चलाने के लिए यूज की जा सकती है, वो लाइट चलाने के लिए यूज की जा सकती है, वो फैन चलाने के लिए यूज की जा सकती है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्पोजिट डिमांड, ठीक है। देन सिक्स्थ है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, यहां पर क्या होता है जब भी किसी कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है दूसरे कमोडिटी की डिमांड के ऊपर, तो वो होती है डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइव डिमांड क्या हो गई? डिमांड मेरी डिपेंड कर रही है किसी दूसरे कमोडिटी की डिमांड के ऊपर, तो उसको कहते हैं हम ड्राइव डिमांड, ठीक है। एक और होती है हमारी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? अगर कोई भी कमोडिटी सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी मतलब मेरी इच्छा को सेटिस्फाई कर रही है कोई कमोडिटी डायरेक्टली, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बुक्स परचेज की है, मैंने फूड परचेज किया है जो मेरी डायरेक्टली डिमांड सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। देन एक और होती है हमारी ऑल्टरनेटिव डिमांड। ऑल्टरनेटिव डिमांड ऑल्टरनेटिव डिमांड के अंदर क्या होता है? देखिए ऑल्टरनेटिव डिमांड के अंदर क्या होता है कि मेरी डिमांड कैसे सेटिस्फाई हुई है? दूसरे अल्टरनेटिव के जरिए, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मेरे को कुछ खाना है, तो खाने के लिए मेरे को, मैंने डिमांड की है, डिमांड किस चीज की कर सकता हूं मैं? हो सकता है मैं रोटी की डिमांड कर लूं, ठीक है। अगर रोटी ना मिले तो राइस, काम चल जाएगा, बिल्कुल। हो सकता है भाई फ्रूट्स भी मेरे को मिल जाए, उससे ही मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को पिज्जा मिल जाए, काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अल्टरनेटिव डिमांड है। यहाँ क्या हो रही है? अल्टरनेटिव डिमांड है ये, ठीक है। देन एक नाइन्थ है हमारा लास्ट डिमांड, ये है हमारी कॉम्पिटिटिव डिमांड। देखो कॉम्पिटिटिव डिमांड, देखो जब भी दो गुड्स जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है, और अगर मान लो किसी भी एक की डिमांड बढ़ रही है, तो दूसरे की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट जाएगा? उसके इसके अंदर कम हो जाएगी। तो ये क्या हुई? कॉम्पिटिटिव, यानी कि कंपटीशन है यहाँ दो चीजों के बीच में, दो कॉम्पिटिटिव के दो कॉमोडिटी के बीच में कंपटीशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर लिया था टी एंड कॉफी का, ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच में कंपटीशन है। अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड ऑब्वियसली कम होगी, और अगर दूसरे एक की डिमांड कम होगी तो दूसरे की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये क्या है हमारा? ये कॉम्पिटिटिव डिमांड है, ठीक है। ये एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव डिमांड का। सो ये डिमांड वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर कोई आपका डाउट है तो आप रिवर्ट कर देना, मेरे को बता देना, ताकि मैं आपका ये नेक्स्ट चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। ठीक है जी, ओके।